हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए, एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर हम अलग अलग सिस्टम, अलग अलग प्रोसेस के लिए जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, उसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम को हिंदी में विलगित निकाय कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम मैंने आपको बताया था, वह सिस्टम जो ना तो मैटर का आदान प्रदान कर सकता है, ना ही ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट लॉ जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो कंडीशन जो गिवन है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वो क्या है कि हीट एक्सचेंज जो है वो नहीं हो सकता, मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, तो डी क्यू जीरो होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो वर्क है वो भी क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, जीरो। अब जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो वो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, डेल ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, और जो डब्ल्यू है उसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं, माइनस पी डी वी। ये दो फॉर्मूले कॉमन है, इन्हीं को हम बार बार कंडीशन में अप्लाइड करके रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, आइसोलेटेड सिस्टम में दो चीज गिवन हो गई कि हीट एक्सचेंज जीरो है और वर्क डन क्या है, जीरो है। तो जब ये दो चीज जीरो हो गई, क्यू जीरो हो गया और डब्ल्यू जीरो हो गया, तो यहाँ पर जो डेल ई आएगा वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ जब आप ये दो चीज गिवन है तो इससे आउटकम क्या निकला, आउटकम ये निकला कि डीई जो है वो जीरो आ रहा है। डीई कह सकते हो, डेल ई कह सकते हो, और आप क्या कह सकते हो, ई जो है वो कांस्टेंट है। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरनल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। और इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया था कि इसका एक एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का, वेल स्टॉपर्ड थर्मोफ्लास्क। तो ये एग्जाम में पूछ रखा है कि ये कौन से सिस्टम का एग्जांपल है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आपने देखा होगा कि जो आपके थर्मोफ्लास्क है या नॉर्मल हम थर्मस कहते थे, तो उसमें अगर आप ठंडा पानी रखते हो तो काफी समय तक ठंडा रहता है, और गर्म पानी लेते हो तो काफी समय तक गर्म रहता है। उसका जो रीजन है वो ये है, इंटरनल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस होता क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट की, तो हमने क्या कहा, वी कांस्टेंट है। अब जब वी कांस्टेंट होगा तो क्या होगा उस केस में, जो वर्क का फॉर्मूला है वो आपके कॉमन फॉर्मूला है माइनस पी डी वी। इंटीग्रेशन का साइन है, ये जो साइन है ये क्या है, इंटीग्रेशन का। और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डीवी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। मतलब वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर मैंने कहा आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से जो फॉर्मूला है वर्क का वो क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क जीरो हो गया। अब आपके बचा क्या, दो टर्म बच गई, क्यू और डेल ई। तो आप क्या कह सकते हो, डी क्यू जो है वो डी ई के बराबर है, या सिंपल आप कह सकते हो क्यू जो है वो डेल ई के बराबर है। इसके अलावा एक फॉर्मूला तो ये हो गया, इसके अलावा आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सीवी जो होता है वो होता है डेल ई बाई डेल टी वी। सीवी जो होता है वो क्या होता है, डेल ई बाई डेल टी वी। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, क्यों हमने ये भी पढ़ा था कि जो क्यू वी होता है वो ई के बराबर होता है, डेल ई के बराबर। तो वहीं से ये फॉर्मूला आया था, लास्ट वीडियो आप देख लेना नहीं देखा है तो इस फॉर्मूले से हम इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल्स टू एन सी वी डी टी। तो ये अलग अलग फॉर्मूले मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि जब आपको कोई न्यूमेरिकल आए या कहीं पर भी जरूरत हो तो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि यहाँ पर एन मेंशन नहीं है क्योंकि ये मोलर है। ठीक है, तो टोटल जब हम निकालेंगे, ये एक मोल की बात हो रही है, टोटल जब आप हीट निकालोगे एन आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या दे रखा है, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। अब प्रेशर आपने कांस्टेंट कर दिया, तो जब आप वर्क का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ये क्या बता रहा है कि प्रेशर भी वेरी कर सकता है। लेकिन जब आपने प्रेशर को फिक्स कर दिया तो वो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, इंटीग्रेशन आप हटा दोगे डेल फॉर्म में आ जाएगा, माइनस पी डेल वी। तो ये हमने देखा।
तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क की एक वैल्यू आ जाएगी। तो अब जब मैं Q के फॉर्म में लिख रहा हूँ फॉर्मूला, तो Q इक्वल्स टू डेली माइनस डब्ल्यू, तो Q इक्वल्स टू डेली माइनस डब्ल्यू, तो जो W है वो क्या है माइनस पी डीवी, तो माइनस डब्ल्यू क्या हो जाएगा प्लस पी डीवी, तो ये प्लस पी डीवी आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है डेल एच के बराबर। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में डेल एच इक्वल्स टू डेली प्लस पी डेल वी। और आप चाहो तो यहाँ पर क्यू पी भी लिख सकते हो ताकि आपको एक आइडिया हो, यहाँ क्यू भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ये वाला फॉर्मूला है, सिमिलर फॉर्मूला क्या है सी पी इक्वल्स टू डेल एच बाई डेल टी पी। तो यहाँ पर जो है आप डी क्यू को रिप्लेस कर सकते हो किससे, एन सी पी डी टी से। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये इसके बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर, मतलब डिफरेंट फॉर्मूले आ रहे हैं, आपको सारे ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कौन सी कंडीशन में कौन सी टर्म कांस्टेंट है, कौन सी वेरी कर रही है, किस फॉर्मूले को कैसे रख सकते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है, इससे चीजें आपको याद भी हो जाएगी। इसके बाद मेयर फॉर्मूला दे रखा है, ये डायरेक्ट आपको याद करना है और इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्ट। जैसे कई बार सिंपल पूछते हैं ना कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसमें ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक मैंने आपको आई थिंक लास्ट वीडियो में पूछा भी था कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कौन सी हीट ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आपके क्यू पी जो है वो ज़्यादा है, और इसी फॉर्म में आप कह सकते हो सी पी जो है वो ज़्यादा है, तो सी पी माइनस सी वी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो ये आपके मेयर रिलेशन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रोसेस दे रखा है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल जैसे आपको नाम सुनने में आ रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ जिसमें टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया टेम्परेचर कांस्टेंट। अब क्योंकि ये मैं आपको बता रखा है मैंने आपको कि आपके आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो किसका फंक्शन होती है टेम्परेचर का। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी कांस्टेंट होगी, ठीक है। और अगर हम कोई कह रहे हैं कि कोई टर्म कांस्टेंट है तो उसमें जो चेंज होगा वो क्या होगा जीरो, तो डेल ई भी जीरो हो जाएगा और डेल टी भी जीरो हो जाएगा। अब ये मैंने साथ के साथ क्यों लिख रखा है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सही है या आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस आप सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी टेम्परेचर कांस्टेंट। और मान लीजिए कि मेरा जैसा एग्जामिनर है वो ऑप्शन में देगा ही नहीं टेम्परेचर, वो बाकी दे देगा, फिर आप क्या कहोगे ये क्वेश्चन तो डिलीट होना चाहिए। लेकिन मैं अगर होऊंगा एग्जामिनर तो मैं टेम्परेचर कांस्टेंट की जगह क्या दे दूंगा इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, तो आंसर ये हो जाएगा। बात समझ आ रही है, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहे। आगे अगर हम बात करें कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो गई तो डेल ई क्या हो गई जीरो। अब डेल ई जीरो हो गई तो अभी हमने फर्स्ट लॉ लिख रखा है, यहाँ वापस लिख देता हूँ, डेल ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, डेल इक्वल्स टू क्यू प्लस टू। अब डेल ई जो है वो जीरो हो गया तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, ये मैंने लिख दिया, क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है माइनस पी डीवी। ये आपके बार बार फॉर्मूला आ रहा है, आपको ध्यान रखना है, माइनस पी डीवी इंक्लूडिंग साइन नोटेशन। ये जो नए साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग है, पहले के टाइम पे प्लस पी डीवी होता था लेकिन फिर वो बैठता नहीं है सही, नए साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये सही है माइनस पी डीवी। तो यहाँ पर क्या हुआ Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, तो ये आ गया प्लस पी डीवी। क्लियर, ये होगी बात आइसोथर्मल प्रोसेस की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बात ये है आइसोथर्मल प्रोसेस का। इसको देखिए अगर हम इमेजिन करें कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने क्या करा, सिस्टम को हीट दी मान लीजिए। तो सिस्टम को जब आप हीट दे रहे हो तो हीट दो काम कर सकती है, या तो वो वर्क करे या इंटरनल एनर्जी को बढ़ाए। अब क्योंकि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, क्या कर दिया टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो अब वो जो है केवल और केवल किसको क्या करेगा वर्क करने का काम करेगा। मतलब जितनी हीट आपने दी है वो सारी किस में कंज्यूम हो जाएगी वर्क में। तो अभी जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क पढ़ेंगे तो जो W मैक्सिमम आता है वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में आता है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान हो जाएगा कि सारे जो हीट है वो किस में काम आ रही है वर्क में काम आ रही है। आगे बात आती है एडियाबैटिक प्रोसेस की। अब एडियाबैटिक प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, जिसमें क्या होता है हीट कांस्टेंट रहती है। क्या होती है हीट कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर Q जो है वो हीट को बता रहा है जो कि क्या है कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो डी क्यू है या डेल क्यू है वो क्या है जीरो। अब इसको आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं डेल ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल ई जो है वो क्या बता रहा है इंटरनल एनर्जी में चेंज को,
और नॉर्मल अगर मैं Q भी लिखता हूं तो वो हीट चेंज को ही बताता है, और W तो किसको बता रहा है, वर्क को। तो यहां पर आपको भावनाओं को समझना है कि ये कह रहा है कि हीट कांस्टेंट है, जैसे हम इसको लिखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि डेल क्यू भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये बेसिकली स्टेट फंक्शन के लिए होता है, इसलिए हम डेल क्यू की जगह सिंपल क्यू लिखते हैं। तो ये कह रहा है कि हीट कांस्टेंट है। अब जो जितनी जगह हमने क्यू लिखा है वहां पर वो क्यू जो है वो एक्चुअल में हीट चेंज को ही बता रहा है। किसको बता रहा है, हीट चेंज को। तो आप भावनाओं को समझना, क्यू का मतलब हीट कांस्टेंट है, और हीट में चेंज जो है डी क्यू या डेल क्यू वो क्या है, 0। क्लियर। अब एक टर्म आपके और मैं बता देता हूं, एस, जिसको हम कहते हैं एंट्रोपी, जो कि आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आएगी आपके। अब यहां पर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर आपको मिलेगा, अगर टेम्परेचर ना मिले तो आपको क्या मिलेगा, इंटर एनर्जी। ऐसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, तो जैसे आप एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे वहां पर आपको क्या मिलेगा, हीट ढूंढेंगे आप, हीट क्या है, कांस्टेंट। अब मेरा जैसा एग्जामिनर होगा तो हीट देगा ही नहीं ऑप्शन में, वो क्या देगा आपको, एंट्रोपी। अब एंट्रोपी जो है वो हीट से कैसे रिलेटेड है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आएगा तब हम देखेंगे। तो वहां पर एंट्रोपी के फॉर्मूले में हीट आती है, तो अगर हीट कांस्टेंट है तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट है, डेल एस क्या हो जाएगा, 0। ध्यान रखना, आपको अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपके फिजिकल में सारे न्यूमेरिकल ही आते हैं, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बहुत आसान है आपके फिजिकल, ठीक है। एस क्या है, कांस्टेंट, डेल एस क्या हो जाएगा, 0। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब Q आपके क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो Q क्या हो गया, 0 हो गया। Q कांस्टेंट का मतलब डी क्यू 0 कह दो या डेल क्यू 0 कह दो या Q 0 कह दो, ये की बात है। अब आप ये मत कहना कि सर Q तो यहाँ कांस्टेंट है, Q 0 है, ये हीट की बात है। इसको अगर आप चाहो तो हीट लिख सकते हो, हीट कांस्टेंट है, तो उस केस में डी क्यू कहो, डेल क्यू कहो, क्यू कहो, 0 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, ठीक है। चलिए, अब आपके Q0 हो गया, अब आपके बच्चा क्या, डेल ई और W। तो ये आपके रिलेशन आ गया, ये आपके इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अभी हमने क्या कहा, तीन कंपोनेंट चल रहे हैं, हीट का, वर्क का और एनर्जी का। अब हम क्या कहते हैं कि भाई बाहर से हीट आती है तो जो सिस्टम को हीट मिली वो दो में कंज्यूम हो सकती है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और वर्क करने में। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एडियाबेटिक में बाहर से तो कुछ नहीं आ रहा, जो हो रहा है अंदर ही अंदर हो रहा है। अंदर ही अंदर मतलब सिस्टम के अंदर ही हो रहा है। अब सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट बचे हैं, इंटरनल एनर्जी और वर्क। तो अगर, जैसे मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताए थे कि सिस्टम अगर खुद कार्य करता है तो वो नेगेटिव होता है, सिस्टम पर कार्य होता है तो वो पॉजिटिव होता है। अब सिस्टम खुद कार्य होता है तो वो नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो एक्चुअल में कम हो रही है। तो यहां पर आपके ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, W इक्वल्स टू डेल ई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये, इसी से मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले के साइन में और अभी के साइन में कन्वेंशन में डिफरेंस क्यों आया, वो इसी वजह से आया, W इक्वल्स टू डेल ई। अब आप इसको ऐसे समझो कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है, अभी आ जाएगा आपके आगे, एक्सपेंशन हो रहा है, कंसेप्चुअल बता रहा हूँ, काफी क्वेश्चन आ रखे हैं इस कंसेप्ट पे। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन में मैंने कहा डेल वी क्या है, पॉजिटिव। एक्सपेंशन मतलब प्रसार हो रहा है, वॉल्यूम चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। तो एक्सपेंशन के केस में जो W था वो क्या आ रहा था, नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अगर एक्सपेंशन होता है तो वर्क नेगेटिव आएगा। अब वर्क नेगेटिव आ गया तो ये टर्म नेगेटिव होगी, तो ये डेल ई भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो डेल वी पॉजिटिव, W नेगेटिव, और W नेगेटिव है तो डेल ई भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर डेल ई नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको भी लिख देते हैं, डेल ई किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का, तो डेल टी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल टी नेगेटिव का मतलब कूलिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कूलिंग। तो एक एग्जांपल मैंने बुक्स में पढ़ा था, आप भी चेक करना। जैसे कई बार आपने देखा होगा गर्मी के टाइम पे टायर या ट्यूब फट जाते हैं, तो उसके आसपास थोड़ी सी ठंडक हो जाती है। उसका कारण यही है, एक्सपेंशन हो रहा है, डेल वी पॉजिटिव, W नेगेटिव है, W नेगेटिव है तो डेल ई नेगेटिव है, डेल ई नेगेटिव तो डेल टी क्या है, नेगेटिव है। ये पूरी रीजनिंग चल रही है। तो अब फिजिकल में होता क्या है कि जब थ्योरेटिकल स्टेटमेंट भी आते हैं तो वहां पर उसके पीछे मैथमेटिकल कैलकुलेशन या रीजनिंग चल रही है। तो ये आई थिंक मैंने आपको समझा दिया है। ये आपके सब साइन कन्वेंशन से होगा। एक्सपेंशन हो रहा है तो डेल वी पॉजिटिव और W नेगेटिव। अगर मैं इसमें कंप्रेशन करूंगा तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई क्वेश्चन इस पे आ रखे हैं इस कंसेप्ट पे।
चलिए आगे चलते हैं। फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? इसको आप ऐसे समझो कि भाई जो आपके गैस सिलेंडर है वो वैक्यूम में रखा हुआ है, मतलब उसके बाहर क्या है, वैक्यूम है, उसको फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। तो वैक्यूम का मतलब निर्वात होता है जहां पर प्रेशर जीरो। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम वर्क की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वर्क की। तो वर्क में जब हम फॉर्मूले में प्रेशर लिखते हैं वो एक्चुअल में एक्सटर्नल प्रेशर होता है। वो क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या है कि वर्क में जो आपने पी लिखा है, सिंपल पी, वो गैस का प्रेशर नहीं है, वो एक्सटर्नल प्रेशर है। तो जब हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो वैक्यूम में भले गैस का प्रेशर कितना ही हो, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? जीरो, क्योंकि निर्वात है। तो उस केस में क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाएगा फ्री एक्सपेंशन के केस में, क्योंकि वैक्यूम है। अब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाएगा तो जो फॉर्मूला है वर्क का उसमें एक्सटर्नल प्रेशर ही आता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है W इक्वल्स टू माइनस पी डी वी लिखते थे, तो मैंने P के नीचे क्या लिख दिया? ई एक्स टी। एक्सटर्नल प्रेशर है dV। अब एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? जीरो है। तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। और वर्क जीरो हो जाएगा तो उसके बाद एक कंडीशन और दे रखी है फ्री एक्सपेंशन के केस में। यहाँ क्या दे रखा है? ड्यू टू थर्मली इंसुलेटेड वॉल। जो वॉल है वो थर्मली इंसुलेटेड है, तो Q जो है वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। अब यहाँ पर आप, हो सकता है बुक में या कहीं पर आपको डेल क्यू लिखा हुआ मिल जाए, बात दोनों की एक ही है, हीट चेंज जीरो हो जाएगा। तो डेल ई जो है वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि वर्क जीरो हो गया, क्यू जीरो हो गया, तो डेल ई भी क्या हो जाएगा? जीरो। और डेल ई जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? ई कांस्टेंट हो जाएगा। ई कांस्टेंट का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। लास्ट आपके दे रखा है साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है? जहां से शुरू हुए वहीं खत्म हो गए, मतलब जिस स्टेट से शुरू हुए थे घूम फिर के वहीं पर उसी स्टेट में आ गए। तो यहाँ पर क्या है कि अब आपके जो थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन लिखी हुई है उसमें आपके तीन टर्म्स है, इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ठीक है, इसलिए उसको डेल ई लिख रखा है। तो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, तो हमने क्या कहा? साइक्लिक प्रोसेस में जिस स्टेट से शुरू होते उसी स्टेट पे आ गए। तो अकॉर्डिंग टू स्टेट फंक्शन कंडीशंस या लॉ आप कह सकते हो कि उसकी जो चेंज की वैल्यू है वो जीरो होगी। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा? डेल ई जीरो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये पाथ फंक्शन है ये जीरो नहीं होंगे, तो उस केस में क्यू क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी। तो ये आपकी सारी एप्लीकेशन है किसकी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो यहाँ पर आपके छोटे छोटे से जो फॉर्मूले हैं उससे कंक्लूजन निकल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में वो आपसे फॉर्मूले ही पूछेगा या जो मैंने आपको बताया फॉर्मूले पूछेगा, वो थ्योरेटिकल चीजें पूछेगा। क्या पूछेगा? कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सही कंडीशन है, ये पूछ लेगा। अब आपने थ्योरेटिकल मैंने जब आपको बताया था तो टेम्परेचर कांस्टेंट बताया था, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद एडियाबैटिक में ये वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया इस पे क्वेश्चन पूछता है, और बाकी सारी चीजें। तो कहने का मतलब जितने फॉर्मूले हैं आपको सारे ध्यान रखने हैं और क्यू में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने कहीं जगह क्यू लिख रखा है, कहीं जगह डी क्यू डेल क्यू लिख रखा है, दोनों का मतलब हीट चेंज है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे दे रखा है एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। इस पे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, ऊष्मा शोषी। इसमें हीट जो है वो क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब। एंडोथर्मिक मतलब हीट अंदर जा रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो उस केस में क्या होगा? अगर मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, तो अगर मैं रिएक्शन के साथ ही लिख रहा हूँ एनर्जी को, या मैं हीट को लिख रहा हूँ एनर्जी को लिख रहा हूँ, तो ये माइनस में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा? माइनस में। अब आप सोचोगे एंडोथर्मिक में तो हीट ली जा रही है तो ये माइनस में क्यों लिख रहे हैं? तो इसको आप ऐसे समझो कि ये रिएक्टेंट है, ये गिव्स प्रोडक्ट। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मान लो इसकी एनर्जी कितनी थी? 10, और इसने हीट ले ली, मान लो 3 हीट ले ली, तो ये कितनी हो गई? 13। तो रिएक्टेंट की हीट कितनी है? 10, प्रोडक्ट की हीट कितनी है? 13। तो जब हम रिएक्शन को लिखते हैं तो उसको बैलेंस फॉर्म में लिखना होता है। तो अब मुझे इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -3 करना पड़ेगा। तो ये माइनस ई लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब बात करें अगर कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है, या किसकी हीट ज्यादा है या एंथैल्पी ज्यादा है, तो Hp इज ग्रेटर देन Hr। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो प्रोडक्ट की जो हीट है, हीट कंटेंट है, एंथैल्पी है, वो ज्यादा है किससे? रिएक्टेंट की तुलना में। एनर्जी के सेंस में लिखें तो Ep इज ग्रेटर देन Er। ये आपको ध्यान रखना, बेसिक सा कंसेप्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डेल एच जो है, अब क्योंकि आप डेल एच जो लिखते हो एक्चुअल में डेल एच का मतलब क्या है?
डेल एच इक्वल्स टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला होता है डेल एच का। एंथैल्पी चेंज मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल एच जो है, क्योंकि प्रोडक्ट की ज्यादा है तो ये पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव को आप कह सकते हो जीरो से ज्यादा आएगी, ग्रेटर देन जीरो। क्लियर? तो ये आपके क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा हम बात करें टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, ये थोड़ा सा हमारे क्या है कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि हम कह रहे हैं कि भाई एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो हमको लगेगा हीट ज्यादा हो रही है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। लेकिन जब हम बात करें सॉल्यूशन की तो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ठीक है? अब ये हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, आप ध्यान रखना टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन जो है डिक्रीज हो रहा है क्यों, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? अब इसको आप ऐसे समझ लो, सॉल्यूशन से हीट ले रहा है तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज, समझने के लिए। अब आगे दे रखा है नोट डाल के, डिसोसिएशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक है और कौन सा एक्सोथर्मिक है। अब आप सोचोगे ये तो हम कैसे करें, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, डिसोसिएशन रिएक्शन वाला। डिसोसिएशन रिएक्शन का मतलब कि टूट रहा है मॉलिक्यूल जो है या कंपाउंड जो है वो टूट रहा है। टूटने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो डेल एन है वो पॉजिटिव है। अब यहाँ पर जी नहीं लिखा हुआ है, जी का मतलब गैसेस नहीं लिखा हुआ है, पार्टिकल्स की बात हो रही है केवल। पार्टिकल मतलब कंपोनेंट की बात हो रही है। जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था वो डेल एन जी अलग था, ये अलग है। तो डिसोसिएशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर डेल एन क्या है, पॉजिटिव है। एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट करा, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि यहाँ पर एक है एन, जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है वो एक है, यहाँ पर कितने हैं, दो। तो जब आप डेल एन निकालोगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो कितना आएगा, टू माइनस वन, वन प्लस वन आ जाएगा। सिमिलरली ये है, तो दो है यहाँ पर, दो में से इकट्ठा होकर एक आएगा। तो आपको कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि जो डिसोसिएशन रिएक्शन होती है वो आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और डिसोसिएशन रिएक्शन में मतलब टूट रही है। अब जैसे कैल्शियम कार्बन था, इसको मैंने ब्रेक करा, ये बन गया। PCl5 था, इसको ब्रेक करा मैंने, ये बन गया। और यहाँ पर अगर इसको हम ग्राफ से देखें, हालांकि मैंने ग्राफ नहीं बनाया लेकिन आपको पता है, अगर हम इसको ग्राफ से देखें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आप कह सकते हो कि ये आपके इस टाइप से, कि ये रिएक्टेंट की एनर्जी और ये प्रोडक्ट की एनर्जी। और इसी में अगर मैं एक्सोथर्मिक बनाऊं तो एक्सोथर्मिक ऐसे होगा, रिएक्टेंट की ज्यादा प्रोडक्ट की कम। ठीक है, याद थी, आपको पता है, बहुत ज्यादा नहीं बनाया मैंने यहाँ पर ग्राफ, कहीं ना कहीं आपकी काइनेटिक्स में कहीं और आ जाएगा। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो जो एंडोथर्मिक पड़ा उसका जस्ट अपोजिट आप कह सकते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी, हीट निकल रही है, हीट इज लिबरेटेड, हीट रिलीज हो रही है, हीट लिबरेट हो रही है, कैसे आप कह सकते हो। और यहाँ पर जब मैं रिएक्शन लिखूंगा, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस ई, तो ये जो मैंने आपको समझाया था इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए आप, कि इस केस में क्या है, ये मैं लिख देता हूँ, रिएक्टेंट की एनर्जी मैंने कहा कि भाई 10 है और इसने हीट निकाली तो प्रोडक्ट की कितनी रहेगी, 7। अब आपको बैलेंस करना है तो +3 करना पड़ेगा, तो ये आपकी एनर्जी प्लस में आ जाएगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकल रही है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये एक्सोथर्मिक का है। ठीक है, रिएक्टेंट की हीट ज्यादा है, प्रोडक्ट की हीट क्या है, कम है। तो जब आप लिखेंगे HR, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जो हीट है वो ज्यादा है, प्रोडक्ट की हीट जो है वो क्या है, कम। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम। डेल एच की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने क्या लिखा, डेल एच क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट जो है वो क्या है, कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है, तो डेल एच नेगेटिव आएगा। और हम कह सकते हैं लेस देन जीरो, और हम क्या कह सकते हैं, लेस देन जीरो। ठीक है, चलिए आगे दे रखा है टेम्परेचर, गलत लिख दिया इसको मैंने, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। तो ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखने, बहुत ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं बनते लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से ध्यान रखने। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है उसमें टेम्परेचर जो है सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो आपके जो रिएक्टेंट है वो जब रिएक्शन कर रहा है तो हीट निकाल रहा है, वो हीट सॉल्यूशन के थ्रू जा रही है, तो वो जो है हीट उसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो सॉल्यूशन का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्योंकि हीट निकल रही है। नोट डाल के दे रखा है, एसोसिएशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल एन क्या है, नेगेटिव।
एसोसिएशन रिएक्शन में डेल एन नेगेटिव है, डिसोसिएशन में डेल एन पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन में पार्टिकल टूट रहे हैं तो ओवरऑल पार्टिकल की संख्या जो है नेट वो बढ़ रही है। एसोसिएशन रिएक्शन में पार्टिकल जुड़ रहे हैं तो ओवरऑल नेट पार्टिकल की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये डेल एन पॉजिटिव था, ये डेल एन नेगेटिव है। तो अगर डेल एन आपको पॉजिटिव दिखता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और डेल एन नेगेटिव दिखता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्लोरीन के दो रेडिकल कह सकते हो, दो एटम कह सकते हो, वो जुड़ रहे हैं और क्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दो स्पीसीज जुड़ रही है और एक बना रही है, तो डेल एन क्या हो गया? नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम में पूछ रखे हैं, ये देखिए जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये सब एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर आपके डेल एन क्या है? नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO2। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, निम्न में से कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो वहां पर फिर आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपके डेल एन पता चल रहा है कि पॉजिटिव या नेगेटिव तो आप बता सकते हो, और अगर डेल एन की वैल्यू 0 है तो फिर आपको पर्टिकुलर रिएक्शन याद होनी चाहिए। लेकिन डेल एन की वैल्यू 0 वाला वो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा है। कंसेप्ट क्या है कि डेल एन पॉजिटिव है या डेल एन नेगेटिव है। तो ये आपकी थी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वर्क इन डिफरेंट प्रोसेस। देखिए अभी हमने जब एप्लीकेशन पढ़ी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो वहां पर भी हमने काफी जगह देखा कि डिफरेंट कंडीशन में वर्क जो है वो डिफरेंट आता है। यहाँ पर हम वापस से देख लेते हैं कि हर कंडीशन में कि अगर प्रोसेस डिफरेंट है तो वर्क क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जब मैंने आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि मैक्सिमम वर्क जो होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। तो अब आपको आधा याद नहीं रखना कि केवल रिवर्सिबल, आपको पूरा याद रखना है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस केस में जो वर्क डन है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ये आपको याद रखना है। अब जो फॉर्मूला है, अब देखिए यहाँ पर मैंने डेरिवेशन नहीं ली है, जो टू द पॉइंट आपके जो रिजल्ट है उसकी हम बात करेंगे। थोड़ा मैं आपको हिंट दे दूंगा कि ये आई कहां से है। ठीक है, डब्ल्यू मैक्स जो है मैक्सिमम वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, वो दे रखा है आपके -2.303 nRT log V2/V1, ये आपको दे रखा है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है साइन कन्वेंशन, क्योंकि जब आपके न्यूमेरिकल आएगा, जैसे मान लीजिए मैंने कोई न्यूमेरिकल दिया, उसमें वर्क पूछ लिया। अब आपके ऑप्शन कैसे दिए मैंने? एक दिया +600, एक दिया -600। तो वहां पर आपके जो मैग्नीट्यूड है कि भाई 600 आएगा या कुछ और आएगा, वो तो आप कैलकुलेशन से करोगे, लेकिन प्लस और माइनस जो है वो साइन कन्वेंशन से आएगा। तो हम आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर एक्सपेंशन होता है, रिपीट कर रहा हूं कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है, प्रसार हो रहा है, तो वर्क नेगेटिव आना चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें माइनस आएगा। ठीक है, अगर आप गलती से माइनस को छोड़ देंगे तो वो साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। फिर क्यों? क्योंकि ये जब आप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है V2 ऊपर आ रहा है और V1 नीचे आ रहा है। यहाँ पर V2 से मतलब है फाइनल वॉल्यूम। किससे मतलब है? फाइनल वॉल्यूम। तो अब आप इसको ऐसे समझो कि अगर एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन में V2 जो है वो ग्रेटर देन होगा V1 से, और ये जो टर्म है एक से ज्यादा आएगी, और एक से ज्यादा का लॉग पॉजिटिव आता है। तो जब ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव होगी तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आ जाएगी। मतलब एक्सपेंशन में वर्क क्या आ गया? नेगेटिव। मतलब साइन कन्वेंशन सही है। और अगर कंप्रेशन होगा, मतलब संपीड़न हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये रिजल्ट क्या होगा? V2 इज लेस देन V1। तो V2 लेस देन V1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये जो टर्म है V2/V1 एक से कम आएगी, और एक से कम का लॉग नेगेटिव आता है। तो जब नेगेटिव लॉग आएगा इसका पूरे का, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस। तो कंप्रेशन में वर्क पॉजिटिव आएगा। ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। अब ये आया कैसे, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। W = -PdV, ये आपने पढ़ रखा है। अब आप आइडियल गैस इक्वेशन में जाएंगे, PV = nRT। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या करा, P जो है वो किससे रिप्लेस कर दिया? nRT/V से। तो ये मैंने क्या करा, P जो था इस वर्क के फॉर्मूले में उसको रिप्लेस कर दिया nRT/V से, और nRT/V से करा तो फिर उसके बाद वो आपके क्या होगा, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो फिर वो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दिया, डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
तो V2 बाई V1 को जब मैं प्रेशर से रिप्लेस करूंगा तो ये P1 बाई क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि अगर गैस का वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और गैस का वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, अपोजिट चलता है, ठीक है, इसलिए ये नोटेशन अपोजिट है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ रखा है। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना कि नेगेटिव है यहाँ पर, ठीक है। V2 बाई V1 P1 बाई P2। इसके बाद है एक्सपेंशन इन वैक्यूम, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले फ्री एक्सपेंशन के नाम से पढ़ा था कि वैक्यूम में प्रसार या फ्री एक्सपेंशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके वर्क में जो आपके P आ रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर है, तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वर्क क्या आ जाएगा, जीरो। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया। उसके बाद ये रखा है एक्सपेंशन अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ये भी हमने देखा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन साइन हटाकर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये ऐसे जब आप P डेल V तभी लिख सकते हो जब प्रेशर कांस्टेंट है। तो मैंने क्या लिखा, W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल प्रेशर को शो करने के लिए EXT लिख दिया, डेल V। ये आपके फॉर्मूला कब है, जब एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद आगे दे रखा है व्हेन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, ठीक है। इसको आप प्रोसेस का नाम भी दे सकते हो कि भाई कि आपके आइसोकोरिक है कि आइसोबैरिक है, उसके अकॉर्डिंग। व्हेन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, अगर गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV जीरो हो जाएगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। अब आपके जो इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी तो सिंपल ही है, एक ये है इंपॉर्टेंट और एक ये है वर्क। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इस पे फॉर्मूला नहीं पूछ रखा है या न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा, हाँ इस पे तो न्यूमेरिकल और फॉर्मूला दोनों पूछ रखे हैं, इस पे न्यूमेरिकल नहीं पूछ रखे, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए। वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस आया था, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट टर्म तो हट गई, अब बचा क्या, वर्क और इंटरनल एनर्जी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने क्या देखा कि जो वर्क है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर है, मतलब दोनों के साइन सेम होने चाहिए। दोनों के साइन सेम का मतलब अगर वर्क पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, और वर्क नेगेटिव है तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। अब यहाँ पर वही साइन कन्वेंशन आ गया कि अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो वर्क नेगेटिव आना चाहिए, और कंप्रेशन कर रहे हो तो वर्क पॉजिटिव आना चाहिए। अब अगर वर्क नेगेटिव है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी नेगेटिव होगा, और वर्क पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वर्क नेगेटिव है तो इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव होगी। वर्क नेगेटिव कब है, जब एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन अगर होगा तो वर्क नेगेटिव होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डेल टी जो है वो भी नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डेल टी का फंक्शन है। अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है W इक्वल्स टू डेल ई, जैसे मैंने आपको थर्मोडायनेमिक की कंडीशन बताई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन सी वी डेल टी। अब इसके बाद जो है CV को रिप्लेस करें अगर हम, तो रिप्लेस करने के बाद फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाता है, NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। अब ये जो गामा है ये पॉइजन्स रेशियो कहलाता है, CP अपॉन CV। अब CP अपॉन CV जो है ये अलग अलग गैसेस के लिए, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। तो CP अपॉन CV की वैल्यू वेरी करेगी तो पॉइजन्स रेशियो भी वेरी करेगा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइजन रेशियो है CP अपॉन CV। तो ये फॉर्मूला आ गया ओवरऑल, W इक्वल्स टू NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। अब यहाँ पर जो रीजनिंग है वो क्या है, रीजनिंग ये है कि अगर मैं कह रहा हूं कि एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। मैंने क्या कहा, एक्सपेंशन हो रहा है, प्रसार हो रहा है, इतना कहा मैंने, एक्सपेंशन, ठीक है। अब एक्सपेंशन का वर्क क्या आता है, नेगेटिव। एक्सपेंशन का वर्क क्या आता है आपके, नेगेटिव। जैसे मैंने आपको यहां लिखा ना कि भाई वर्क नेगेटिव है, किस केस में, एक्सपेंशन के केस में। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क नेगेटिव है, और वर्क नेगेटिव है तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आएगी, चेंज, और इंटरनल एनर्जी चेंज में नेगेटिव आएगा तो डेल टी क्या है, वो भी नेगेटिव आएगा। अब ये तो हमने इसको एज अ रीजनिंग के तौर पे लेके गए कि भाई वर्क नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा और टेम्परेचर नेगेटिव आएगा। अब मान लो मैं टेम्परेचर हमसे भूल जाता हूँ, मुझे तो केवल इतना ध्यान है कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क नेगेटिव आना चाहिए। अब इस फॉर्मूले को आप अच्छे से देखो, एन तो फिक्स है, आर फिक्स है, गामा माइनस 1 फिक्स है। ये नेगेटिव कब आ सकता है, इस टर्म की वजह से, T2 माइनस T1 की वजह से।
इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क नेगेटिव तब आएगा जब T2 माइनस T1 मतलब डेल टी नेगेटिव आएगा। डेल टी मतलब टेम्परेचर चेंज, T2 का मतलब फाइनल टेम्परेचर, T1 का मतलब इनिशियल टेम्परेचर। कई बार क्या होता है नोटेशन अलग ही दे देते हैं, T1 T2 देते हैं, तो उसका जो मीनिंग है बेसिक वो क्या है, T1 का मतलब इनिशियल टेम्परेचर, T2 का मतलब फाइनल टेम्परेचर। तो अगर मैं कह रहा हूँ एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क नेगेटिव आना चाहिए। वो कब आ सकता है, जब डेल टी नेगेटिव हो, मतलब डेल टी की वैल्यू नेगेटिव मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो एक्सपेंशन के केस में डेल टी नेगेटिव आता है, इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये आपके रीजनिंग का ध्यान रखना है। ऐसे ही कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन के केस में जो है वर्क पॉजिटिव आएगा। तो वर्क पॉजिटिव कब आएगा, जब डेल टी पॉजिटिव होगा। तो यहां पर लिख देते हैं डेल टी पॉजिटिव। डेल टी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आपके थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, रीजनिंग का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए फिजिकल की साइकोलॉजी क्या है बच्चों के मन में, फिजिकल का मतलब तो न्यूमेरिकल ही होता है, ऐसा नहीं है। थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आते हैं और आजकल आप देखेंगे असर्शन और रीजनिंग वाले भी आते हैं। तो वहां पर असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आप बोलोगे सर कैसे प्रैक्टिस करें। देखिए प्रैक्टिस तो जितने क्वेश्चन आपको जहां पर भी मिल जाएंगे वो आप कर लोगे, लेकिन एंड ऑफ द डे चाहे न्यूमेरिकल की बात हो, चाहे सिंपल क्वेश्चन की बात हो, चाहे आपके असर्शन रीजनिंग हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब आप तब कर पाएंगे जब आपके कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर है, मतलब कोई डाउट उसमें नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो चाहे कैसे ही क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी फॉर्मूले आप पढ़ते हो उसको रटना नहीं है, समझ के करना है और उसके दिमाग में इमेजिनेशन करनी कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये रीजनिंग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रीजनिंग। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। तो जब आप शीट देखोगे एमसीक्यू की तो वहां पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी हमने एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क का जो फॉर्मूला था वहां पर हमने देखा गामा, जिसको मैंने बताया पॉइजन्स रेशियो होता है। तो जो गामा होता है वो एक्चुअल में होता है सीपी अपॉन सीवी। अब सीपी और सीवी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है और डिफरेंट गैसेस के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में ये वाला जो कंसेप्ट है ये काम में लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेट और गेट में भी पूछ रखे हैं और आरपीएससी ने भी पूछ रखे हैं। पहले ज्यादा पूछते थे, अब थोड़े से कम कर दिए। ठीक है, तो यहां पर सीपी की बात करें तो ये है F+2 अपॉन 2R। अब F क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं हिंदी में। तो सीपी क्या है, F+2 डिवाइडेड बाई 2R, और सीवी क्या है, F/2R, और गामा क्या है, सीपी अपॉन सीवी। तो अब हम डिफरेंट गैसेस की अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं मोनोएटॉमिक की। तो मोनोएटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है वो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, Cp इक्वल्स टू 3+2 डिवाइडेड बाई 2R। तो 3+2 कितना हो गया, 5/2R हो जाएगा। Cv कितना हो गया, सीधे सीधे से F/2R, तो 3/2R हो जाएगा। अब ये आपके Cp और Cv की वैल्यू आ गई। तो गामा क्या है, Cp अपॉन Cv, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया और R से R कैंसिल हो गया, 5/3 आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है, 1.67। ठीक है, डायटोमिक की बात करते हैं। तो डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 5। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगा वहां पर जब डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाऊंगा तो वो और इसमें डिफरेंस ये है कि हम टेम्परेचर कौन सा ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आप कंफ्यूज मत होना, वहां पर मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, सीपी जो है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 5 ले रखे हैं डायटोमिक के लिए, 5+2 डिवाइडेड बाई 2R, तो ये क्या हो जाएगा 7/2R, और सीवी क्या हो जाएगा 5/2R। तो ओवरऑल रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 7/2R डिवाइडेड बाई 5/2R, 7/5, जो कि आ रहा है 1.4 डायटोमिक के लिए। ट्राइटोमिक की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखे हैं 6। तो सीपी क्या हो जाएगा, 6+2 डिवाइडेड बाई 2R इक्वल्स टू 8/2R इक्वल्स टू 4R, और सीवी दे रखा है 6/2R इक्वल्स टू 3R। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे गामा की तो ये आ जाएगा 4R/3R, जो कि क्या आ जाएगा 4/3। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.33। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किसके लिए पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वो आपको डिफरेंट गैस दे दे, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो वहां पर वो पूछेगा कि निम्न में से किसके लिए पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू मैक्सिमम है। तो वहां पर फिर आप आंसर क्या कहेंगे, मोनोटॉमिक की सबसे ज्यादा है, उसके बाद डायटोमिक की, उसके बाद ट्राइटोमिक की। कई बार क्या होता है कि कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं वहां पर सीपी और सीवी की वैल्यू पुट करनी होती है, तो वो आप इसके बेस पे भी कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए मोनोटॉमिक गैस है और आपको सीवी की वैल्यू नहीं दे रही न्यूमेरिकल में,
अब आप सोचोगे सीवी की वैल्यू कहाँ से लाऊं, यहाँ से ला सकते हैं आप वैल्यू, ठीक है। आर के सेंस में आर गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपको पता है। तो ये आपके पॉइजन रेशियो आ गया। जब आप शीट देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से कंसेप्ट पे क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं और कितने क्वेश्चन पूछ रखे हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आगे दे रखा है द इक्वेशन ऑफ स्टेट इन एडियाबैटिक प्रोसेस। हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी हमने लिख लिया ताकि आप पढ़ लें, याद कर लें, बाय चांस पूछ लिया एग्जाम में तो फिर आप ये नहीं कहें कि भाई सर ने तो बताया ही नहीं था, ठीक है, इसलिए बता देते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टेट इन एडियाबैटिक प्रोसेस, पीवी की पावर गामा, ठीक है, पी और वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, टी वी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, टी की पावर गामा और पी की पावर 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आपके एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है, ये आपको ध्यान रखनी है, पढ़ लेना। एग्जाम में नॉर्मली इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी बाई चांस पूछ ले तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो गामा है ये वही है जो अभी हमने पढ़ा है, पॉइजन रेशियो कहते हैं इसको। तो ये हमने पढ़ लिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट थे वो हमने सब कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।